Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, the PH Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. And this video is going to be part 2 of International Law. तो आप सबको पता है कि we were doing International Law. Source was class 12 legal studies because it's the one of the best sources. इस सोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा. आप कोई भी नोट्स उठाओगे क्लैट के, अगेन मैं आपको बता रही हूँ इंटरनेशनल लॉ पर बेस्ड, आपको होंगे कि यार उसमें से कुछ चीजें मिसिंग है. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बुक फॉर्मेट में कंसोलिडेटेड चीज दे रखी है, राइट. और उसको मैं ऑफकोर्स आपको बताने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ. कुछ चीजें जो उसमें नहीं होंगी वो मैं ऐड भी करवाने वाली हूँ, जिससे मैंने टॉर्ट्स में भी करवाया था. टॉर्ट्स का आई थिंक आई वुड बी ब्रिंगिंग अप पार्ट 3 और पार्ट 4 एज वेल. टॉर्ट्स का उसकी जरूरत है उस टॉपिक की भी, और ज्यादा उसको करवाने की मेरे को पता चल रहा है कि कुछ कुछ और चीजें उसमें मैं ऐड करूँ. ठीक है. तो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद दिस टॉपिक फर्दर. मैं हिंदी में रखूंगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी प्लीज, क्योंकि मेरे को पता चल रहा है कि हिंदी में रखना इसको ज्यादा बेटर है या फिर बायलिंगुअल रखना ज्यादा बेटर है. ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं हिंदी में रखूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो हमने पुरानी क्लास में एर्गा एर्गा ओमनिस के बारे में कर लिया था. ठीक है. एंड देन हमने उससे पहले भी हमारे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितने भी कन्वेंशन वगैरह थे वो हमने थोड़े थोड़े देख लिए थे. अब मैं ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करूँ ना, तो इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ ऑफकोर्स रटना नहीं है हमें. ठीक है. लेकिन लेकिन हमें पता होना चाहिए यार, इवन थोड़ा थोड़ा आइडिया, जैसे मैंने आपको वियना डेक्लेरेशन के बारे में बताया, मैंने आपको जेनेवा कन्वेंशन के बारे में बताया. थोड़ी थोड़ी चीजें यार, कि अगर कोई पर्टिकुलर एमसीक्यू है, चाहे वो जीके के लिए भी हो, क्लैट के लिए, अब उसके केस में अगर मेरे को ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोई कन्वेंशन चूज करना है, मान लो मेरे को वो कन्वेंशन नहीं पता, मेरे को जेनेवा वियना कन्वेंशन समथिंग समथिंग दे रखा है, ऑफकोर्स वो तुम्हें ऐसे नहीं लिखेंगे कि यार जेनेवा कन्वेंशन और वियना कन्वेंशन, वो ऐसे लिखेंगे वियना कन्वेंशन ऑन गुड्स ऑफ डिप्लोमेसी, वियना कन्वेंशन में बी वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन. वो इसको ऐसे मेंशन करेंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर कन्वेंशन या फिर कोई भी डॉक्ट्रिन होता है, फिर कोई भी डेक्लेरेशन होता है, उसके अंदर उसके सब पार्ट्स होते हैं जो मेंशन होते हैं, है ना. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ का था. ठीक है. इसमें हम कंट्रीज के पर्सपेक्टिव देखेंगे, इसमें हम एक एक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं. तो हमने पहले भी बात करी थी कि इंटरनेशनल लॉ वीक लॉ है म्यूनिसिपल लॉ से. क्यों? क्योंकि उसके अलग चीजें हैं, कोई इसको गवर्न करने के लिए नहीं होता. यूएन में चीजें ब्रीच हो रही हैं. कारण जो डोनाल्ड ट्रंप आया द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, तो उसमें देखोगे कि यार वो जो चीजें कमिट कर रहा है ना, कि जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको से गल्फ ऑफ यूएस रख दिया, मतलब गल्फ ऑफ मेक्सिको रख दिया ऑफकोर्स. अब वो क्या कर रहा है, वो डेनमार्क, वो तुम्हारा जो ग्रीनलैंड वाला रीजन है जिस पर डेनमार्क का वो कंट्रोल है, ठीक है, देन तुम्हारा जो कनाडा वाला रीजन है, मेक्सिको वाला रीजन है, उस पर कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहा है, राइट. वो क्या कर रहा है, सॉवरेनिटी को थ्रेटन कर रहा है, तो मतलब वो यूएन चार्टर के अगेंस्ट आ रहा है, सिंपल सी बात है. राइट. तो बहुत वीक है बिकॉज कोई भी इसको ब्रीच करेगा ना, कोई है नहीं कंट्रोल करने के लिए. एंड ऑफ कोर्स क्योंकि जो यूएस है वो तो ऑफ कोर्स हेल्म पे बैठा हुआ है ना. हेल्म का मतलब क्या है, वो टॉप पर बैठा हुआ है. तो वो जब टॉप पर बैठा हुआ है, यूएन के जो सबसे ज्यादा फंड करता है यूएन को, कि हर कंट्री कोई ना कोई कॉर्पस या फिर फंड देती है किसी भी इंटरनेशनल बॉडी को. तो जो यूएस बैठा हुआ है, अगर मान लो अगर वो यूएस चला गया, तो यूएन बॉडी कैसे होती है, वो तो बिखर जाएगी. बिकॉज बहुत सारे वेराइटी ऑफ रीजंस है, राइट. तुम्हें क्या करना है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, let's suppose if you want to kickstart your law school as well and you're watching this particular video because you did not have legal studies class 11th and 12th में, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, और तुमने क्लैट का एग्जाम भी ऐसे दे दिया कि यार मेरे को लीगल का थोड़ा थोड़ा आइडिया नहीं है, जैसे तैसे गॉट इनटू सम कॉलेज, राइट. हाउएवर आई वुड सजेस्ट कि लीगल रीजनिंग पता होना चाहिए इफ यू आर गोइंग फॉर अ क्लैट एग्जाम, बिकॉज कोई भी पैसेज आए तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी उसके साथ काम करने में. ठीक है. अगर मान लो मैंने आपको पहली क्लास पिछली क्लास में जस्ट कोजेंस पढ़ाया था, अगर क्या है, जस्ट कोजेंस आ गया किसी पर्टिकुलर पैसेज में क्लैट के, मान लो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है मोनोइज्म एंड डुअलिज्म, ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी, ये कुछ लाइंस के बाद ही वो चीज आ जाएगी, उसका नाम नहीं लिखा एक्सप्लिसिटली, बट मैं आपको बता दूंगी कि वो कैसे यूज हो रहा है. तो उस केस में अगर तुम थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे, ये सारी सारी क्या होती है, चीजें होती हैं जो तुम्हें पहले से पता हो. जैसे जस्ट कोजेंस है, जस्ट कोजेंस अगर किसी नॉर्मल बंदे को लिखा हुआ आ गया, जैसे इंटरनेशनल लॉ, नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस, वो तो घबरा जाएगा बंदा बिकॉज उसे पता नहीं होगा. लेकिन कोई ऐसा बंदा जो ऑलरेडी पढ़ पढ़ कर बैठा हुआ इन चीजों को, और इनफैक्ट अगर उसे पूरा भी नहीं मालूम ना कि नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस क्या था, तो वो जब स्किम करेगा ना पैसेज के थ्रू या फिर रीड करेगा ना, तो उसे वो चीज याद आ जाएगी कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा था, जर्मनी, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, कोई रीजन जो ऑयल एंड गैस में बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स इमेंसली रिच है, तो वो चीज ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी, राइट. तो पहली चीज है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है इंटरनेशनल और म्यूनिसिपल लॉ में. म्यूनिसिपल लॉ कैन नॉट सर्व एज अ डिफेंस टू ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, दैट इज यू कैन नॉट यूज डोमेस्टिक लॉ टू जस्टिफाई द ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, राइट.
अगर आपने एक इंटरनेशनल लॉ को आपने रेटिफाई कर दिया है, राइट, मतलब अपनी कंसेंट दे दी है। हमने ट्रीटीज को कंसेंट देने के तीन तरीके पढ़े थे, सिग्नेचर, इंस्ट्रूमेंट एंड रैटिफिकेशन। उसके एक एक वर्ड मेरे को कमेंट सेक्शन में सब लिख कर देना, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ है एंड हमारा क्या है, एक म्यूनिसिपल लॉ है या फिर मान लो डोमेस्टिक लॉ है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि अगर हमने एक पर्टिकुलर ट्रीटी है, उस ट्रीटी को साइन करके रखा है कि यार कोई भी रेफ्यूजी हो, कहीं से भाग कर आया हो, अगर हमने उसको कंसेंट दे दिया है, अगर हमने उसे रेटिफाई कर दिया, तो उस केस में कोई भी रेफ्यूजी मेरी कंट्री में आया, मैं उससे मना नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इंडिया ने हमारा जो रेफ्यूजी वाला कन्वेंशन था 1951 का, एंड जो दूसरा प्रोटोकॉल था रेफ्यूजीज वाला ही 1967 वाला, हमने क्योंकि वो रेटिफाई नहीं कर रखे, तो उस केस में हम ऑब्लाइज नहीं है किसी को भी रेफ्यूज प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो ये चीज होती है। अगर मान लो हमने उसको रेटिफाई कर रखा होता, राइट, रेफ्यूजीज वाले कन्वेंशन को, क्योंकि उस केस में कोई भी रेफ्यूजी मांगना आता, चाहे वो रोहिंग्या मुस्लिम्स होते या फिर चाहे वो कोई भी बांग्लादेश से भाग कर आया होता या चाहे नेपाल से, हमें उससे ऑब्लाइज होते कि हमें देना ही पड़ता उसको, शर्त, ठीक है। Neither one can say that their consent to the treaty has been invalidated by the way of change in municipal law, right? अगर मान लो हमने इंटरनेशनल लॉ कोई भी, मैंने आपको रेफ्यूजी का एग्जांपल दे रही हूँ, याद रखना, जो आपका रेफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 एंड रेफ्यूजी प्रोटोकॉल है 1967, राइट, ये हमने रेटिफाई नहीं कर रखा, इंडिया ने नहीं कर रखा, तो हम ऑब्लाइज नहीं किसी रेफ्यूजी को घर में रखने के लिए, घर में मतलब इंडिया, इंडिया मतलब, ठीक है। तो अगर यार अगर मान लो हमने पहले दिन ऐसा कंसेंट दे रखी है कि हम कोई भी रेफ्यूजी आएगा हम उसको शरण दे देंगे, राइट, हमारा डोमेस्टिक लॉ भी ये कहता है। 2 दिन बाद पता चलता है कि डोमेस्टिक लॉ चेंज हो गया, कोई अमेंडमेंट आ गया, राइट, और वो उस अमेंडमेंट ने बोल दिया कि अब हम रेफ्यूजीज को नहीं रखेंगे। ये अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इंटरनेशनल लॉ को कर दिया है करेक्ट, मतलब उसको कंसेंट दे दिया है या फिर रेटिफाई कर दिया, तो उस केस में आप डोमेस्टिक लॉ को चेंज नहीं कर सकते। यू नीड टू रिमेंबर दिस, राइट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ऑल्सो स्टेटेड that law of domestic legislation cannot be brought up as a defense if there is an international obligation on the state not to do such act। तो मैंने आपको जो अभी के दो एग्जांपल्स दिए रेफ्यूजी से, वो सेम बात बोल रहे हैं, ठीक है। देयर हैज बीन have been various cases on the points that state that international law is prevalent over domestic law. However, that does not mean that domestic law does not have any kind of force. You need to remember, हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने बोल दिया कि यार इतने सारे मैंने को एग्जांपल्स दी कि यार अगर तुमने इंटरनेशनल लॉ को रेटिफाई कर दिया है, राइट, और तुम उसके बाद तुम कोई डोमेस्टिक लॉ में चेंज ला रहे हो, फिर कोई नया डोमेस्टिक लॉ ला रहे हो या फिर ऐसा डोमेस्टिक लॉ ला रहे हो जो कॉन्ट्रडिक्टरी है इंटरनेशनल लॉ से, भाई इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो डोमेस्टिक लॉ है वो छोटा है इंटरनेशनल लॉ से। दोनों दोनों चीजों को आपको टैंडम में रखना ही पड़ेगा, राइट, नहीं तो चीजें बिगड़ जाएंगी। मैंने आपको क्या दिया था, मैंने आपको रेसिप्रोसिटी दिया था। रेसिप्रोसिटी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं आई बटन पे डाल दूंगी पिछली वाली वीडियो। क्या था रेसिप्रोसिटी? एक कंट्री जो करेगी वैसी कंट्री दूसरी वो सेम और इक्विवेलेंट चीज दिखाएगी उसके सामने, राइट। हमने यही तो बात करी थी, ये तो थी रेसिप्रोसिटी। तो आपको वो चीजें देखनी पड़ेंगी कि दोनों चीजें टैंडम में हो। मेरे सामने कोई बंदा इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर रहा है, मेरे को एकदम से अपनी आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी या फिर अपना डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा बूस्टअप करना पड़ेगा कि यार मेरे को अटैक ना कर दे किसी तरह, राइट। वो चीजें ऑटोमेटिकली मन में आ जाती है, राइट, इसलिए तो हम इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। और ये आई थिंक अगर आपके पास पॉल साइंस हो तो आपने उसके कोई सिक्योरिटी वाला चैप्टर है, पता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसमें भी पढ़ा होगा कि बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, राइट। अगर पढ़ा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हालांकि मैंने आपको अभी बता ही दिया है। Some international treaties they require the countries adopt domestic law in line with international law as it's already agreed to. You need to remember one thing, right? अभी देखो यहाँ पर पहली लाइन क्या है, each country has its own method of dealing with the application of international law to its jurisdiction, right? And जो लास्ट वाली लाइन, इस लाइन में एक चीज कॉमन है, एक ही चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं। This was one of the previous year passages of CLAT, right? Listen to it with utmost sincerity. Monoism and dualism, इसका मतलब क्या होता है? ये पर्टिकुलर फोरम्स है, फोरम्स मान लो कि मैंने एक फोरम अडॉप्ट करा हुआ है, ठीक है। मान लो मैं एक कंट्री हूं जिसने मोनोइज्म वाला फोरम अडॉप्ट करके रखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये है कि यार कुछ भी हो जाए, चाहे मैंने कितने ही कंसेंट दे दिए, चाहे कितना ही रेटिफाई कर दे इंटरनेशनल लॉ को, मेरा डोमेस्टिक लॉ प्रेवलेंट रहेगा। मैंने रेफ्यूजी कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया कि मैं रेफ्यूजीज को अलाउ करूंगी, लेकिन मैं नेक्स्ट डे क्या बोल रही हूँ, मैं नेक्स्ट डे बोल रही हूँ अपने डोमेस्टिक लॉ पास करवा रही हूँ और बोल रही हूँ कि मैं अब रेफ्यूजीज को अलाउ नहीं करूंगी कंट्री में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मेरा डोमेस्टिक लॉ प्रिवेल कर जाएगा इंटरनेशनल लॉ पर, राइट, दिस इज मोनोइज्म, ठीक है। जब मैं डोमेस्टिक लॉ प्रिवेल करता है इंटरनेशनल लॉ पर, दैट इज मोनोइज्म। नेक्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड डुअलिज्म क्या होता है। डुअलिज्म आपका ज्योग्राफी का भी कॉन्सेप्ट है।
थोड़ा सा अब आपको मैं बता दूं, बैकग्राउंड दे दूं। ज्योग्राफी के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, एक रीजनल अप्रोच होता है, एक डुअलिज्म भी होता है। जो हमें पता है कि यार सब पहले हम सिर्फ नेचुरल चीजों के बारे में बात करते थे, हम माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ओशन सब के बारे में बात करते थे तो किसी नेचर का पार्ट है। इसको फिजिकल ज्योग्राफी बोला जाता है, तो किसी फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, टेरेन, रिलीफ फीचर्स, ये सब। बट जब उसके बाद हमने ह्यूमंस ऐड कर दिए, हमें पता है कि यार ह्यूमंस और नेचर का भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, कॉम्प्लेक्स चेन बनता है। वो फूड चेन का भी पार्ट है, वो ह्यूमंस जो भी चीजें करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल का पार्ट, राइट? इसलिए आपका पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। तो हमने ह्यूमन ज्योग्राफी को भी फिजिकल ज्योग्राफी के साथ ऐड करा। इसलिए एनसीईआरटी जो है, जो ऑफकोर्स जो सीबीएसई जो एनसीईआरटी अडॉप्ट करता है एज इट्स इन इट्स करिकुलम, वो क्लास 11 में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाता है, क्लास 12 में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाता है, बिकॉज वो दोनों ही पार्ट्स हैं। इसको क्या बोलते हैं? डुअलिज्म। इन द सेम वे, अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री है वो डोमेस्टिक लॉ और इंटरनेशनल लॉ को टैंडम में रख रही है, उसको एक साथ एक ही लेवल पर रख रही है, मतलब दोनों पैरेलली ट्रीट कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रैटिफाई कर देती हूँ कोई भी रेफ्यूजी कन्वेंशन को, और उसके बाद मैं एक डोमेस्टिक लॉ ले आती हूँ जो उसको सपोर्ट कर रहा है, राइट? तो उस केस में क्या होगा? मैं डुअलिज्म फॉलो कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सपोर्ट कर रही हूँ, दोनों चीजों को टैंडम में रख रही हूँ एक साथ, राइट? मेरे को लग रहा है कि मैंने बहुत क्लियर कर दिया होगा अब। ठीक है, ईच कंट्री इट्स ओन मेथड। सो मेथड का मतलब क्या है? लिखा नहीं हुआ है एनसीईआरटी में, बट लिखना चाहिए था, मोनिज्म एंड डुअलिज्म। The provisions of international law are often used to supplement various propositions of domestic law when they're both concurrent with each other. राइट? तो यह कोई भी डोमेस्टिक लॉ आप ला रहे हो, आप चीजों को देखकर लाते हो कि यार उसके इंटरनेशनली क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़ेंगे, राइट? इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स दे देती हूँ मैं आपको, या फिर ये फंडामेंटल राइट्स का क्या है, या फिर लीगल एड का एग्जांपल देती हूँ। आपका जो प्रॉपरली जो यूडीएचआर है, विच इज यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, उसका आर्टिकल 8 फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाली लॉ वाली क्लास में बताया था, आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो गारंटी करता है फ्री लीगल एड। किसी के पास पैसे ना हो, उसको फ्री लीगल एड मिल जाएगा, उसको अपने आप को डिफेंड करना हो कोर्ट में, तो उसको फ्री लीगल एड मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 101%, राइट? तो क्या होगा, आप उस सब चीजों को देखते हो, जब आपको पता चला कि आपके यूडीएचआर में आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है कि फ्री लीगल एड मिलता है, ग्लोबली ये यूएन ने सबको बोल रखा है, तो आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी उस चीज को डालनी पड़ेगी फॉर श्योर। तो ये होता है इसका, इस लाइन का मतलब। However, whenever there is a dispute between international and domestic law, supremacy either depends mainly on the forum. Forum, again, what is forum? Your two forums that we have discussed, monism and dualism. International law generally give preference to treaty law and other international sources, whereas domestic law gives preference to आपका statutes of jurisdiction. Statute का मतलब क्या होता है? जब भी वर्ड देखो statute, कोई भी बंदा हो जो क्लास 11th में आ रहा है, जो ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा है, या फिर कोई भी क्लैट के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, वर्ड दिखेंगे स्टेट्यूट। स्टेट्यूट का मतलब क्या है? स्टेट्यूट का मतलब ही है एक्ट, सिनोनिम है, दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, स्टेट्यूट और एक्ट एक दूसरे के। और फिर जुरिसडिक्शन, जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? ये आई थिंक मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पढ़ाया था, क्योंकि हम लीगल रीजनिंग से डील कर रहे हैं, तो मैं आपको जुरिसडिक्शन का मतलब दोबारा बता देती हूँ। जुरिसडिक्शन होता है एक्सटेंट, जहां तक मेरा कंट्रोल जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, गुवाहाटी हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट का जुरिसडिक्शन कहाँ तक जाता है? उसका असम तक जाता है, उसका मेघालय तक जाता है, उसका मिजोरम तक जाता है, उसका त्रिपुरा तक जाता है, उसका अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, राइट? किसका? गुवाहाटी हाईकोर्ट का। चंडीगढ़ हाईकोर्ट का कितना जुरिसडिक्शन जाता है? पंजाब और हरियाणा के केसेस को कवर करता है वो, तमिलनाडु के केसेस को कवर नहीं करेगा, वो केरला के केसेस को कवर नहीं करेगा, वो सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर के केसेस से डील नहीं करेगा, राइट? जुरिसडिक्शन दो तरीके के होते हैं, वन इज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया आपका हाई कोर्ट एंड ऑल, दैट इज व्हाट, दैट इज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। एक होता है पेक्यूनरीली जुरिसडिक्शन, इट इज बेसिकली आपका फाइनेंशियल जुरिसडिक्शन। इसका मतलब क्या है? चीजें मेंशन्ड होती हैं कि यार लीगल एड में मेंशन होती है, आपकी इनकम 12,000 पर एनम से कम है, राइट? या फिर इनफैक्ट आई वुड से 12,000 के आसपास से 12,000 से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट जाओगे फ्री लीगल एड के लिए। 9,000 है, 9,000 से कम है, हाई कोर्ट जाओगे फ्री लीगल एड के लिए। कोई भी पर्टिकुलर मामला है आपका 5 लाख से ऊपर, एक हर पर्टिकुलर कोर्ट की लिमिट होती है कि यार वो 5 लाख का मैटर है। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे को भी नहीं पता, वो फिगर्स बदलते रहते हैं इन्फ्लेशन के साथ साथ, हर चीजों के साथ साथ जब रिविजन होता है रेट्स का। बट 5 लाख तक का कोई केस है, हाई कोर्ट जाएगा, 5 लाख से ऊपर तक का केस है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये होता है फाइनेंशियल जुरिसडिक्शन, ठीक है? तो डोमेस्टिक, ऑफ कोर्स डोमेस्टिक, क्योंकि हम डोमेस्टिक चीजों को देंगे प्रेफरेंस, इंटरनेशनल इंटरनेशनल चीजों को प्रेफरेंस देंगे, बट हमें फोरम्स डिपेंड करने पड़ते हैं कि कौन से फोरम पे काम कर रहे हैं, ठीक है? ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें इतनी नहीं है इंपॉर्टेंट, बट हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन,
यूके जो है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करता है, जिसके लिए अगर कोई भी चीज वो इंटरनेशनली रेटिफाई कर रहा है उसका सेम पर्टिकुलर सेम टू सेम लॉ पास करवा देता है कंट्री में। ठीक है। हालांकि जो मैंने आपको पहले बताया था ना, आपका कंसेंट में रैटिफिकेशन, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है यार। आप देखोगे ट्रीटीज है, एक ट्रीटी में लिखा हुआ है कि यार इसकी 170 सिग्नेटरीज है, राइट, और इसमें लिखा होगा कि इसकी रैटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 155 है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? लोग आपको क्या बताएंगे, लोग आपको बताएंगे 170 लोगों ने बस साइन करा होगा, लेकिन 155 लोगों ने साइन करके रैटिफाई का मतलब होगा कि उन्होंने एक लॉ भी इक्विवेलेंट सेम पास करा है उनके पार्लियामेंट में। इसका मतलब नहीं होता, ये गलत होता है। रैटिफाई का मतलब ये नहीं होता कि आप सेम टू सेम एक लॉ पास करा दो डिट्टो, पर इसका मतलब ये होता है कि आप वॉइस वोट से जो मेन मिनिस्टर है, जिसके पास फुल अथॉरिटी है, राइट, वो उस चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, राइट, ना कि ड्यू अथॉरिटी। ड्यू अथॉरिटी में और आपका जो चीज होता है फुल पावर्स में, उसका फर्क होता है दोनों में, राइट। जब आपका पूरा पार्लियामेंट उठकर वॉइस वोट होता है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर बैठा होता है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप उसको रैटिफाई करते हो। ठीक है, राइट। और अगेन मिनिस्टर्स बिहाफ पर चूज करे जाते हैं। कौन सा मिनिस्टर कब चूज करना है, कैसे चूज करना है, इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, इसका अलग ही चीज चलता है, एंड थोड़ा सा आई वुड से ऐसा चीज नहीं चलना चाहिए, बिकॉज बट अगेन वी नो दैट हु इज कंट्रोलिंग द यूएन एट द एंड ऑफ द डे, इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ओनली। ठीक है। तो यार तुम्हारा कोई भी एक्ट अगर मान लो यूएन ने पास कर दी, यूएस ने पास कर दी ऐसा जो कॉन्ट्रडिक्टरी है इंटरनेशनल लॉ से, तो उसके डोमेस्टिक लॉ को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसा फोरम यूएस फॉलो करता है, राइट। तो उसका मतलब ये मोनोजम फॉलो करता है। हालांकि ऐसा होना चाहिए, बहुत कम कंट्रीज मोनोजम फॉलो करती है, लेकिन अगर आप यूएन में रह रहे हो तो आप डुअलिज्म भी फॉलो करते हो मेजरली। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ऐसी कौन सी कंट्रीज है जो मोनोइज्म फॉलो करती हैं। ठीक है। आप देखो अगेन तुम्हें नेट पर दिखेगा कि यार ये यूएसपी है, बिगेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ऑल। यार पेपर पर एवरीथिंग इज देयर, बट वेदर इट इज इन प्रैक्टिस और नॉट, दैट एक्चुअली डिपेंड्स। चाइना का एग्जाम्पल ले लो, डेमोक्रेसी, राइट, कैसी डेमोक्रेसी, you everyone knows about it. The US Supreme Court believes that there should be respectful consideration should be given to the interpretation of international treaties. However, domestic rule, the contrary would be given supremacy over all those provisions. I would say it is also kind of contradictory thing. UN Charter क्या बोलता है कि यार कोई पावरफुल नेशन हो तो वो एड प्रोवाइड करेगी एक अंडर डेवलप्ड नेशन को। यूएस का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो वो चलाते हैं, विच इज यूएस एड, USAID, जो वो कंट्रीज को देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, हम ये नहीं देंगे। मस्क ने भी खुशी खुशी क्या बोला, हम ये चीज नहीं देंगे। तो क्या करा यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को विदहोल्ड कर दी। दो चीजें होती है, विदहोल्ड और अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब क्या होता है, जब आप चीज को सपोर्ट करते हो, इंडोर्स करते हो। विदहोल्ड का मतलब होता है जब इस चीज को मना कर देते हो, उसको, उसके डिसीजन को विदहोल्ड करा है, बोला है कि आपको यूएसए प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। यार प्रैक्टिकली बहुत चीजें डिफर करती हैं, लिखित में तुम्हें कुछ और दिखेगा लेकिन प्रैक्टिकलिटी में कुछ और दिखेगा। लेकिन लॉयर बनने जा रहे हो तो प्रैक्टिकलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रैक्टिकलिटी प्रिवेल करती है, लॉज वगैरह थोड़े से बैक सीट ले जाते हैं। इंटरनेशनल लॉ में से देखा जाता है, डोमेस्टिक लॉ में से नहीं होता है। लेकिन देर आर लॉट मेनी केसेस एंड आई वुड बी ब्रिंगिंग गुड वीडियोस आल्सो बेस्ड ऑन दोस केसेस वेयर स्टिल योर लॉज वर निग्लेक्टेड just to give preference or just to give protection to those people who were sitting at the helm. ओके। इंटरनेशनल लॉ के कौन सा आर्टिकल है यार, 51 आर्टिकल है, सिंपल है, फोस्टर करना है हार्मनी लोगों के साथ, राइट, ट्रीटीज को फॉलो करना है, वही जो सेम चीज होती है आर्टिकल 51 में। आपका 253 में क्या मेंशन है, आपका आर्टिकल 253 में ना आपका इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में भी है कि हमारी कंट्री ऑब्लाइज्ड है ये यूएन चार्टर को फॉलो करने के लिए और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी, कि गुड एनवायरनमेंट, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। के एम चेरप्पा केस बताओ, एनवायरनमेंट का बहुत लैंडमार्क केस है। यहाँ पर एनवायरमेंटल लॉ की डेफिनेशन उतर कर आई थी इंडिया में, उससे पहले कोई डेफिनेशन नहीं थी एज सच। ठीक है। 253 में बोला गया कि यार अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको दूं कि कोई स्टेट है एंड अगर पार्लियामेंट है, राइट, एंड स्टेट है, कोई स्टेट मतलब कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कोई भी स्टेट कंट्री का, मान लो एबीसी को कोई भी स्टेट ले रही हूँ और हमारी कंट्री इंडिया, कोई स्टेट बोल रहा है कि यार अगर हम मान लो जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है रशिया से, उसका जो हम पेट्रोलियम वगैरह बना रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेजरली मेरे इधर ही पेट्रोलियम, ये जो क्रूड ऑयल है प्रोसेस होगा, क्रूड पेट्रोलियम वगैरह बनाते हैं, तो यार जो और बाहर जो एक्सपोर्ट करते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये ऐसा अलाउड नहीं करना। पार्लियामेंट बोलेगा उस पर्टिकुलर स्टेट को एबीसीडी कि यार आपको ये काम करना ही पड़ेगा, राइट, बिकॉज उनके पास पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो स्टेट को बोले कि आप इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करो।
ठीक है। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल वगैरह देख लें। तो केशवरंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। ऐसा केस है जो हर एक लॉ स्टूडेंट का आई वुड से पहला केस होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में सब कुछ है। आई वुड ब्रिंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव ऑलवेज रिआइटरेटेड ओवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाली वीडियो में भी पढ़ाया था। मैं डाल दूंगी वीडियोस आई बटन पे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑल। तो यार तुम देखोगे उस केस में कि एक बहुत सारी चीजें उभर कर आई थी, बट अभी के लिए तुम इतना याद रख लो, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी कि इसमें भी बोला गया था कि तुम्हें यूएन चार्टर को एंडोर्स करना है, ठीक है, फॉलो करना है। अच्छा, अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ द रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कैसे एवोल्यूशन हुआ? बेसिकली तीन तरीकों से उसको हुआ। कैसे हुआ? मगन भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। क्या बोला गया भाई इसमें? भाई इसमें ये बोला गया कि यार अगर कोई भी चीज हो ना, आपके तीन केसेस हैं इधर, ठीक है। चाहे आप एक आंसर राइटिंग कर रहे हो क्लास ट्वेल्थ के लिए, अगर आप समझ रहे हो, इफ यू आर currently in class 12th or if you are गोइंग टू क्लास 12th रीडिंग दिस चैप्टर, उसके लिए भी मैं बता देती हूँ। ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है कॉन्ट्रोडिक्टरी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बनता है इन सिंक, ठीक है। और ये क्वेश्चन बनता है नथिंग। अब मैं जो है ना आपको तीन तीन शब्द बताए हैं, अब मैं बताऊंगी कि कैसे इस ये रेलेवेंट है सिनारियो में, ठीक है। तुम इधर देखो क्या है, आई रीड इट फॉर यू। इन द केस ऑफ मगन भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, the court held that if a treaty or an international agreement restricts the rights of the citizens or modifies the laws of the state, it would be required to have a legislative measure. If India is a party to an international agreement to stop the killing of species of turtles, it restricts the right of trade of certain fishermen by prohibiting killing of turtles. If this treaty is to be enforced in India, the Indian Parliament needs to pass the domestic legislation regarding the prohibition of killing of such turtles. तो तुम्हें चीजों को देखना पड़ेगा। मैंने क्या बताया? अभी जो हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं ना, तो तुम एक डोमेस्टिक लॉ ले आओ, इंटरनेशनल लॉ से कम नहीं पड़ जाएगा। तुम एक डोमेस्टिक लॉ को चेंज कर दो या फिर अपने डोमेस्टिक लॉ में ही कुछ ब्रीचेस कर दो, तो वो इंटरनेशनल लॉ का जो होगा उसको ऊपर रखा जाएगा, राइट, क्योंकि तुमने उसको रेटिफाई कर रखा है। तो यार ये भी सेम चीज बोल रहा है। अगर तुम्हारी कंट्री में टर्टल को मारना अलाउड है, क्यों? क्योंकि तुम लाइवलीहुड मिलता है फार्मर्स को, लेकिन तुमने ट्रीटी रेटिफाई कर दी जिसमें टर्टल्स को नहीं मार सकते। तो उसके इसका मतलब क्या है कि तुम्हें फिर से एक लॉ पास करना पड़ेगा या फिर इस लॉ को इनवैलिडेट करना पड़ेगा जो टर्टल्स को मारने के लिए प्रोहिबिट करता था, राइट। एंड एक चीज ऐसी एक्सेप्ट करवानी पड़ेगी रैटिफिकेशन कंसेंट से, मेजरली रैटिफिकेशन से, पार्लियामेंट को वॉइस वोट, मेजरली वॉइस वोट होता है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा प्रोहिबिट करने के लिए टर्टल्स को, राइट। तो वो चीज करनी पड़ेगी। अगर तुम ऑलरेडी अलाउ करते हो टर्टल की किलिंग को, तो उसको प्रोहिबिट करना पड़ेगा, अगर तुमने ऐसी ट्रीटी को रेटिफाई करा है जो ऑलरेडी प्रोहिबिट कर रही है। दूसरे में आपको ये बोलते हैं चिल्ड्रंस एड सोसाइटी। हमने यूनाइटेड नेशंस का जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वाला चार्टर है उसको ऑलरेडी साइन करके रखा था, बट इस पर्टिकुलर केस में तुम देखोगे क्या, थोड़ा सा डिजेक्शन, निग्लेक्शन, डेरिलिक्शन दिखाई दे रहा था। मतलब ये शब्द ही शब्दों का मतलब है निग्लेक्शन। डेरिलेक्शन का मतलब निग्लेक्शन। तो इसका मतलब क्या है? कुछ यार निग्लेक्शन दिखाई दे रहा था इस पर्टिकुलर केस में। हम ये सब इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी सेपरेट वीडियो बनेगी बिकॉज सब इंपॉर्टेंट है, सब लैंडमार्क है, सब पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर जीके पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, लीगल जीके जब आती है, पूछी जाती है, एक मैं वीडियो भी बनाऊंगी लीगल जीके कैसे होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? बोला पार्लियामेंट कि यार अगर तुमने यूएन चार्टर की ट्रीटी को, राइट, एक रैटिफाई करके रखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो तुम अपनी कंट्री में चिल्ड्रन के साथ जितने भी आई वुड से क्राइम्स हो रहे हैं, फिर वायलेशन हो रहे हैं, क्यों उनको बढ़ावा देते हो या फिर क्यों उनके अगेंस्ट एक्ट नहीं करते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को, ठीक है। इसका मतलब इन सिंक, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको रेटिफाई करा था। इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी, बिकॉज हमने पहले रेटिफाई नहीं करा था बट फिर सब्सिक्वेंटली कर दिया था रेटिफाई। ओके। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या था, हमारे पास एक प्रॉपर लॉ नहीं था डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए लॉ आया था बाद में, राइट, या फिर विमेन के डिस्क्रिमिनेशन के लिए लॉ आया था बाद में, राइट। उसके लिए, उससे पहले हमारे पास कुछ नहीं था। उसके पहले हमारे पास आर्टिकल 14 था, 15 था, जो प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इक्वालिटी वगैरह के बारे में बात करता है। उसके बाद हमारे पास फुल फ्लेजेड डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट आया, ठीक है। तो अगर तुम बात करोगे इस केस से, क्या है वो, शीला भारती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सॉरी दिस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, राइट। इनफैक्ट मैं बोलूंगी वो जो हमारा केस है ना पॉश, राइट, पॉश विच इज लॉ, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये स्पेसिफिकली कहीं भी मेंशन नहीं था। 2013 में आया था ये, ठीक है। ये बेसिकली वही था कि तुम किसी अगर जॉब पर जाते हो एज अ वुमन, तो क्या होता है अगर वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाती थी, तुम कंप्लेन करते थे। उस वहां पर मान लो तुम वैसे कंप्लेन नहीं करते थे बिकॉज अगेन तुम्हें बहुत सारे फियर्स थे कि क्या होगा क्या होगा, जॉब चली जाएगी एंड अगेन बहुत बदनामी होगी एंड ऑल। तो अगर तुम कंप्लेन कर भी देते थे
तो अगेन तुम्हारी उधर दिक्कत हो जाती थी, कोई कंप्लेंट सुनता नहीं था, चीजें बहुत बढ़ जाती थी, ब्लैक लिस्टिंग एंड ऑल वो सब हो जाता था। क्या होता है इससे, पॉश वाले से क्या हुआ, तो मैंने गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बना दी, पर्टिकुलर साइट बना दी कि यार अगर किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है किसी वुमन के साथ रिमेम्बर, तो क्योंकि क्वेश्चन आते वुमन मेल कोई बंदा है, ठीक है, इनफैक्ट ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, कोई बंदा है जो बायोलॉजिकली वुमेन है लेकिन साइकोलॉजिकली मेल है, राइट, फ्रॉम एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, लेकिन आप तो बायोलॉजिकली फीमेल ही समझोगे, राइट। क्वेश्चन में अगर वुमेन दिया तो वो ऑफकोर्स बायोलॉजिकली है, बिकॉज आईपीसी में सब डेफिनेशन डिफाइंड है, ठीक है। तो उससे पॉश एक्ट आया, क्यों, क्योंकि वहां पर ताकि वुमेन के लिए पोर्टल खुल गया कि यार अगर एक ऐसी जगह है जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पर तुम ये सब फेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट में जाके बोल दो। कोई ऐसी बड़ी कंपनी में हमेशा एक पॉश बॉडी बैठी होगी जो देखेगी पॉश के केसेस को, राइट, उसमें विमेन मेंबर्स भी होंगे पैनल में ये केसेस को सुनने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी मेल बंदा जब ज्वाइन करता है ऑफिस को उसको पॉश ट्रेनिंग दी जाती है, राइट, उसमें उसको बताया जाता है कि यार तुम जो भी अगर मान लो किसी दिन कुछ ऐसा एक्ट कर दो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट लगे विमेन को, ये हो जाए, तो उस केस में तो पता होना चाहिए क्या है सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या नहीं है और कैसे कॉन्सिक्वेंसेज है ताकि तुम ऑफकोर्स डेटर्ड रहो, राइट, ना करो। सो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। बेसिकली उस केस में क्या हुआ था, तुम्हारे फार्मर्स वगैरह काम कर रहे थे इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, और इस केस में शी वाज वर्किंग इन द फील्ड वन डे एंड देन शी वाज देन dragged from the field by few men and then she was gang raped. गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी भी गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने फैक्ट्स को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करी थी स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ये केस ऑफ कोर्स एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में गया एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपको पहले भी चीजें बताई हुई है, व्हाट इज सू मोटो कॉग्निजेंस। सू मोटो इज समथिंग व्हेन यू आर टेकिंग ऑन योर ओन, टेकिंग एक्शन ऑन योर ओन इनफैक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इज हैपनिंग इन योर कंट्री, यू नीड टू टेक द ओनर्स ऑफ हैंडलिंग इट, ठीक है, तुमको देखना पड़ेगा, तुमको लॉ लाना पड़ेगा, तुमको विशाखा को प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। हमने जो सुमोटो सीखा है दैट इज सुमोटो कॉग्निजेंस, ओके। तो उससे हमारे पास केसेस आए, हमने रेटिफाई करा कन्वेंशन को, कन्वेंशन एलिमिनेशन ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, राइट, एंड वो चीजें सब प्ले में आई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है। अब आते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए हमने ऑलरेडी आईसीजे पढ़ा, हमने आईसीसी देख लिया, हमने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन देख लिया, बट हमको ये भी पता होना चाहिए कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बहुत तरीके होते हैं अपार्ट फ्रॉम लिटिगेशन। इसमें सेपरेटली मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी जब वो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, जहां पर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन को सबको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, राइट, आपकी इसमें रेपुटेशन बच जाती है, राइट, इतना ज्यादा अगेन कुछ चीजें हार्म नहीं होती, ट्रेड सीक्रेट सीक्रेट से रह जाते हैं, राइट, और आपको पूरी प्रोटेक्शन मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बॉडी से डब्ल्यूटीओ हो, डब्ल्यूटीओ में क्या है, प्रॉपर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी भी है, कोई भी डिस्प्यूट हो किसी पर्टिकुलर दो नेशंस में डायरेक्टली उधर जाओ, राइट। हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन में कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें डिस्प्यूट बॉडी बैठी ही होती है, ठीक है, जो चीजों को हैंडल कर रही होती है, दैट्स अ पार्ट ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इवन यू वुड फाइंड इट इन वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ एज वेल। आर्टिकल 93 ऑफ द यूएन चार्टर, आप देखो यूएन चार्टर का बेयर एक्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें परेशान मत होना कि बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो यूएन के मेंबर्स मैंने बता दिया जितने भी हैं, इप्सो फैक्टो मतलब बाय फैक्ट, लैटिन मैक्सिम है, याद कर लेना, लैटिन मैक्सिम की लिस्ट भी मैं दूंगी और एक बार पढ़ाऊंगी भी, ठीक है, कैसे लर्न करते हैं उसको। तो तुम्हारा कोई भी यूएन का मेंबर है वो बाय डिफॉल्ट आईसीजे का मेंबर होगा ही होगा, नॉन मेंबर्स भी बन सकते हैं, अब मैंने बोल दिया 193 मेंबर्स और वेटिकन सिटी एंड पैलेस्टीन मेंबर नहीं है यूएन का, वो भी आईसीजे का मेंबर बन सकते हैं। जजमेंट फाइनल नहीं होता, लेकिन जजमेंट सिक्योरिटी काउंसिल ही इन्फोर्स करता है, ठीक है, अगर कोई चीज लगी ऐसी, बट सिक्योरिटी काउंसिल हमें पता है कैसा है, राइट। अगर आपको नहीं पता तो आप पहली वीडियोस देख लो मेरी इस चैप्टर की, आई बटन पे मैं डाल दूंगी, you'll get to know about security council as well. Jurisdiction, we have already studied the jurisdiction. How is it? जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है over here, पिछली क्लास में पढ़ाया था, आई बटन पे आई पुट दिस वीडियो over here, ठीक है, ये यही था सेम जो इनफैक्ट इधर इन्होंने बस छाप कर दे दिया है। आईसीसी हमने बात कर ली थी, अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्प्यूट बॉडीज हमने बात कर ली थी, यू विल डू द क्वेश्चंस आल्सो।
अच्छा चलो देख लेते हैं एक बार एक क्वेश्चन, ठीक है। इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विच वाज एम्ड एट फॉर्मुलेटिंग अ रेजोल्यूशन, ये तो तुम्हारे सारे वही हैं, डिटेल क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है बुक में, ठीक है। इसको देखते हैं, थोड़ा एनालिटिकल टाइप है। एम्ड एट फॉर्मुलेटिंग रेजोल्यूशन ऑन एनवायरमेंटल इशू बिटवीन मेंबर कंट्रीज। एनवायरमेंट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, कॉमन सेक्शन में लिखकर बताना, राइट। इंडियन representative headed for a consent subject to approval by Indian Parliament. Parliament, on considering the matter, refused to give assent, and thus the terms of resolution were not implemented. Identify the mode of entering into the treaty. Analyze the situation where it would be binding on the Indian representative to give assent to the resolution. ठीक है, ये क्या होगा, रैटिफिकेशन होगा। पार्लियामेंट इसको रिफ्यूज करे, मैंने आपको वॉइस वोट का बताया ना चीज। वॉइस वोट का मतलब क्या होता है, वॉइस वोट का मतलब होता है रैटिफाई करना, राइट। तो दैट इज समथिंग। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कहाँ से मैंने आंसर पिक करा। एक ऐसी सिचुएशन जब इंडियन रिप्रेजेंटेटिव पर बाइंडिंग होगा, राइट, कंसेंट को देना, राइट। अब देखो मैंने इसका आंसर यहाँ से उठाया। यहाँ पर बात हो रही थी फुल पावर्स की, यहाँ पर बात हो रही थी किसकी, ड्यू अथॉरिटी की। ड्यू अथॉरिटी में क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ कोर्स में सभी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स नहीं बैठते, तो वो साइन करने नहीं जाते, वो बस रेटिफाई करते हैं। मैंने आपको वॉइस वोट बताया ना। अब जो सिग्नेचर के केस में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के पास फुल अथॉरिटी होगी, बिकॉज अगर गवर्नमेंट ने उसको फुल अथॉरिटी है, वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डील करता है, उस डोमेन में डील करता है, वो उसका मेन मिनिस्टर है, तो इस केस में उसके पास फुल अथॉरिटी होगी कंसेंट प्रोवाइड करने की। आंसर वुड बी कंसेंट बाय सिग्नेचर, ठीक है। अ, आगे तो नीड नहीं है ये वाली चीजों की। वेबसाइट्स है, अब वो चीजें मेंशन करते हैं उन्होंने कहाँ कहाँ से कंटेंट उठाया है, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को वगैरह से, जितना नहीं है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर चैप्टर इंटरनेशनल लॉ ये खत्म हो चुका है, एंड आई डोंट फील दैट देर इज एनीथिंग विच इज रिमेनिंग। ये चीजें देख लो, एक बार नजर मार लो। मतलब ये होता है ना कि पैसेज तुम पढ़ते हो तो कुछ चीजें रह जाती हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आप नहीं पढ़ी तो आप मेरी डिकोडिंग द क्लैट पैटर्न वाया एनालिसिस वाली वीडियो देख लेना, जब मैंने 2023 एंड 24 के पेपर्स डिस्कस करे हुए हैं। कोई भी हो जो स्टार्टर हो, जिसको नहीं पता क्लैट का पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, होता कैसा है, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, एनालिसिस क्या रहा है, पैटर्न क्या रहा है सालों तक, वो मैंने सब डिस्कस करके रखा हुआ है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में तुम्हारा एयर स्पेस, सी, फिशरीज, अब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होते हैं ना, कम्युनिटी पार्क बनाओ, गार्डन बनाओ, वो क्या है, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है। तो इस केस में ये चीजें कम्युनिटी से डील होती हैं, ये चीजें सब यूज करते हैं। ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूनिवर्सल है, पीस सिक्योरिटी यूनिवर्सल है, वेपन्स, ट्रेड, वॉर्स, क्राइम्स, क्लाइमेट चेंज, एवरीवन इज अफेक्टेड बाय, बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड में है पूरी प्रेवलेंट, डेवलपमेंट साइंस, एवरीवन इज वर्किंग ऑन इट। एक्सट्रोडिशन कंट्रीज और कंट्रीज के बीच में होता है। एक्सट्रोडिशन का मतलब याद रखना, एक्सट्रेडिशन मतलब होता है किसी बंदे ने दूसरी कंट्री में अगर कोई क्राइम कमिट करा है, तो वो जो कंट्री है जहां से वो बंदा बिलोंग करता है जिसने क्राइम कमिट करा है, वो क्या कर सकते हैं, अपने बंदे को एक्स्ट्राडाइट करवा सकते हैं, अपने बंदे को वापस बुलवा सकती है उस पर्टिकुलर कंट्री में, ताकि जितना सेंटेंस वो उधर सर्व करेगा जिस कंट्री में क्राइम कमिट करा है, या तो उसका माफ कर दी जाएगी, या फिर उसको सेंटेंस रिड्यूस कर दी जाएगा, या फिर उसको सेंटेंस इक्विवेलेंट ही सेम सेंटेंस अपनी होम कंट्री के कोर्ट में सर्व कर दिया जाएगा। दैट इज नोन एज एक्सट्रेडिशन। अभी चीजें ऐसे उठकर नहीं आती, कंट्री साइन कर देंगे दूसरे से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। अगर आपको याद हो, हमारे 8 कतरी सोल्जर्स, कतरी ऑफिशियल्स, उन पर डेथ पेनल्टी चल रही थी। एसपो अनाज का था मैटर, किधर था, कतर में। इंडिया वाले थे, सब बाहर आ गए, एक्स्ट्राडाइट करवा लिया। हमने 2015 में ट्रीटी साइन करी थी कतर के साथ, मनमोहन, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ट्रीटी साइन करी थी कतर के साथ, हम एक्स्ट्राडाइट करवा सकते हैं। तो कंट्री साइन करती रहती है, और हमारी इनफैक्ट आई वुड से Belgium was the first country in the world to sign an extradition treaty, and Sri Lanka, I think, was the first one, right? If I'm not wrong, with whom India signed an extradition treaty. ठीक है, तो उस चीजों में आप ये चीजें देख सकते हो आराम से कि व्हाट इज एक्सट्रेडिशन एंड ऑल, एंड इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब मैंने आपको बता दिया चीजें कैसे करते हैं। So I hope you would have liked this particular video. Do share with all your CLAT aspirants, all those who are preparing for CLAT and other law entrance exams. And don't worry about things. I have recently posted YouTube shorts as well as a reel, which is based on critical reasoning. बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे डायलेमास होते हैं लोगों के, पर उन डायलेमास से कैसे डील करते हैं वो भी हम सीखेंगे, क्योंकि सीआर ऐसा है टॉपिक, और मैं समझती हूँ, और उसको कॉन्कर करा जा सकता है, क्योंकि वो इतना जीमैट और कैट जितना डिफिकल्ट नहीं आता है। ओके, तो stay tuned, like, share, subscribe to my YouTube channel.
Also follow my Instagram page. Go through all the videos that I have posted for you guys, all the detailed lectures, and watch them with patience. And because कुछ नया लर्न करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि सब आ जाए एकदम से, आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है. ठीक है, तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय.